इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रश्न से। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केसीसी स्कीम को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही जवाब है 1998 में आरबीआई द्वारा। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या आरबीआई एक्ट पारदर्शिता में बाधा। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों हैं। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा क्या चिंताएं प्रस्तुत की गई हैं। उसके बाद जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं। उसके बाद आरटीआई एक्ट के जो मुख्य प्रावधान है वो भी देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो चिंताएं हैं या चुनौतियां हैं उनको देखेंगे, आगे की राह, और अंत में रहेगा प्रश्न, और सेशन के बीच में भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो देख लेते हैं क्या है खबर। क्योंकि आज का टॉपिक चुनाव सुधार और शासन में पारदर्शिता से रिलेटेड है, तो यह जीएस पेपर 2 में कवर होगा, पर इसमें आरटीआई एक्ट का भी जिक्र है, तो इसे आप जीएस पेपर 4 से भी रिलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है खबर। दरअसल हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स चर्चा में है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने कुछ चिंताएं जताई हैं इसको लेकर। तो आगे देख लेते हैं क्या कहा है सीआईसी ने। सीआईसी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संबंध में अगर हम किसी की निजी जानकारी या फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आगे देने वाला है व्यक्ति, अगर उसकी जानकारी आगे दे देते हैं तो वो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का जो है उल्लंघन है। इस संदर्भ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में एक मांग की गई थी। पारदर्शिता यानी कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक होता है ओपेक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो ओपेक हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें कुछ आगे पता नहीं चल पाता। तो इस संबंध में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से दान देने वाले जो हैं उसके संबंध में एक आरटीआई आई है कि उनके जो है नाम बताए जाने चाहिए और उनकी जानकारी दी जानी चाहिए। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। यह हर भारतीय नागरिक को दिया जाता है, जिसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी जो है आयोग से या किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी जो है उसकी सूचना मांग सकता है। तो ये एक हर भारतीय नागरिक को दिया गया है अधिकार। इसके संबंध में एक आरटीआई आई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संबंध में कि इसकी जो है उसके बारे में बताया जाना चाहिए जो दान दे रहा है। तो ये आरटीआई किसने की है? 2018 में एक महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एसबीआई के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में ये अपील की थी आरटीआई के माध्यम से कि दानदाता का नाम बताना चाहिए। पर सीआईसी का कहना है कि दानदाता का नाम बताने से ये लोकहित नहीं है और इससे क्या होगा, आरटीआई एक्ट का प्रावधान जो है उनका उल्लंघन होगा। आगे जानेंगे कि आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कैसे है। और इसमें एसबीआई को डोनर्स के नाम प्रकट करने की मांग की गई थी उस एक्टिविस्ट के द्वारा 2018 में। तो इसमें उत्तरदायित्व तय करने और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके प्रभावी काम करवाने के लिहाज से ये मांग की गई थी। आरटीआई में ये जिक्र किया गया था कि इससे जो एजेंसीज हैं काम करने वाली, उनके काम जो है प्रभावी ढंग से हो पाएंगे। अब बारी आती है आपके प्रश्न की। आपको बताना है कि भारत में कितनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगी। तो आगे एसबीआई ने कहा है कि ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी का हवाला दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये उसका उल्लंघन है और उन्होंने उससे इनकार कर दिया। आरटीआई के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर से या कोई भी जो है इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर उनको जवाब देना होता है। यह हर नागरिक का अधिकार है। उसके बाद सीआईसी ने आरटीआई एक्ट उसकी 2 धाराएं बताई सीआईसी ने कि यह उनका उल्लंघन है। हम इन दोनों धाराओं की भी बात आगे करेंगे। पहली है 8(1)E और दूसरी है 8(1)
जे। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान देना चाह रहा है, तो वो कैसे देगा। 2017 से पहले ये रूल था कि कोई भी व्यक्ति 20,000 तक कैश भी दे सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पर उसके बाद रूल आया कि कोई भी व्यक्ति अगर 2,000 से ज़्यादा का दान देना चाह रहा है अपनी मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो दे सकता है, पर उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो है माध्यम चूज करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे लिए जाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरह के प्रॉमिसरी नोट होते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है, पर्सन ए, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को दान देना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जाएगा SBI बैंक में, वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बनने के लिए जो है निवेदन करेगा। जहाँ पर भी उसका अकाउंट होगा SBI में, उधर से उसके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और उसको एक प्रॉमिसरी नोट मिल जाएगा या फिर डिजिटल रूप में मिल जाएगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये आप आगे पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। तो ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि कैश ना देकर इलेक्टोरल बॉन्ड। पर इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, उस व्यक्ति की कोई जानकारी उसमें नहीं दी जाती, नाम भी नहीं दिया जाता और कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। तो RTI में ये कहा गया है कि उस व्यक्ति की जानकारी उसमें होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसका सबसे बेसिक जो यही था कि इससे जो है ब्लैक मनी को जो है बढ़ावा ना मिले, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है स्कीम शुरू की गई थी। अब राजनीतिक दलों को चंदा देने के उद्देश्य से इसको 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्वयं में प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी इसे खरीद सकती है। SBI की कुछ चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं, केवल SBI की शाखा से ही खरीदे जा सकते हैं, ये किसी और बैंक से नहीं। आप कहेंगे कि आप ICICI खरीदना चाह रहे हैं तो वहां से नहीं खरीद सकते आप, आपको केवल सरकारी बैंक SBI से ही खरीदने होंगे। उसके बाद ये ब्याज मुक्त होते हैं, इन्हें डिजिटली या चेक के तौर पर खरीदा जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चाह रहा है कि वो 6,768 रुपये दान देना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा, वो केवल इसी डिनोमिनेशन में होगा, या तो वो 1,000 रुपये होंगे या 10,000 होंगे या 1 लाख होंगे, यानी कि 10 लाख या फिर 1 करोड़। तो इसी गुणक के आधार पर जो है उनको जारी किया जाएगा, इसके अलावा और किसी गुणक में इसको जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद इलेक्टोरल इसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है। अब जान लेते हैं RTI के मुख्य प्रावधान क्या हैं। RTI जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है। इसके कुछ प्रावधान होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है किसी सरकारी दफ्तर से, तो वो केवल तथ्यों पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि उसकी किसी पर्सनल चीज़ इंफॉर्मेशन पर, जैसे कि पासपोर्ट या पेंशन वगैरह पे, उस पर रिलेट नहीं हो सकती है। ये केवल तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि केवल फैक्ट्स पर। तो इसके कुछ मुख्य प्रावधान क्या हैं। पब्लिक अथॉरिटी की सूचनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह कानून 2005 में लागू किया गया था। कौन सा कानून? RTI का। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग, जिसको राज्य सरकार द्वारा जिसका गठन किया जाता है, और केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। उसके अलावा इसका कार्यकाल जो है, केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल पहले 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, या फिर 5 साल की जगह इसको हटा दिया गया है, इसकी जगह अब 3 वर्ष हो गया है। आगे जान लेते हैं कि क्या वो एक्ट है जिनका आगे जो है CIC ने कहा था कि ये उसका उल्लंघन है। तो यहाँ पर वो वाले एक्ट्स भी लिखे हुए हैं, हम उन एक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 4 के तहत, धारा 4 क्या कहती है कि पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने डेटा को RTI के क्रियान्वयन में सहजता के लिहाज से डेटा को प्रबंधित करें, यानी कि ये जो है शासन में पारदर्शिता लाने के लिए। और उसके अलावा धारा 8 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है और भी प्रावधान है, जैसे 8(1)(a), 8(1)(c), 8(1)(e), 8(1)(h) और 8(1)(j। तो इसमें देख लेते हैं एक एक करके। 8(1)(a) कहता है कि ऐसी कोई सूचना जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, विदेशी संबंध आदि खतरा हो, तो उनको जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा ऐसी कोई सूचना
जिससे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो, यह भी जो है लोकहित में नहीं है, इसलिए। उसके बाद फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी कि आपसी विश्वास से संबंधित सूचना को प्रकट ना करने का अधिकार। और इसके अलावा एच में क्या कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना जिससे किसी अपराध के संबंध में जांच पड़ताल में रुकावट हो, ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित या फिर जो निजता के हनन में सूचना ना देना, तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी इसमें नहीं दी जा सकती आरटीआई के तहत। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के प्रावधानों के तहत सूचना देने से प्राप्त छूट। तो ये थे एक्ट्स हमारे। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी। सबसे पहले पारदर्शिता और चुनावों में सुधार दोनों बाधित, क्योंकि ये जो है पारदर्शी नहीं है, ओपेक है एकदम। इसमें कुछ नहीं पता चलता कि किसने दान दिया है, किस व्यक्ति ने दान दिया है। तो पारदर्शिता ना होने की वजह से जो है इसमें चुनाव में सुधार होने की जो है गुंजाइश नहीं रह जाती है। और इसके अलावा जो है इससे ब्लैक मनी को भी जो है बढ़ावा मिलता है। शेयर धारकों के अधिकारों का उल्लंघन भी होता है इससे, क्योंकि जो कंपनी है अगर उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो ये शेयर धारकों के लिए भी जो है अधिकारों का उल्लंघन है। उसके बाद ब्लैक मनी सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है इससे। मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जब ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का माध्यम भी बन जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति का पता ही नहीं होगा कि किसने दान दिया है तो उससे क्या होगा, वो ब्लैक मनी इकट्ठा होगा। ब्लैक मनी को वाइट मनी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का होगा। तो ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का माध्यम बन जाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आगे जान लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। जो राजनीतिक दल हैं उनकी फंडिंग का रेगुलेशन होना जरूरी है ताकि इसमें पारदर्शिता जो सुनिश्चित हो। उसके बाद फिड्यूशियरी रिलेशनशिप परिभाषित करने की भी आवश्यकता है और इसमें मतदाताओं की भी भागीदारी जरूरी है ताकि इसमें जो है आगे और इसमें जो है इंप्रूवमेंट की जा सके। अब जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के संबंध में संक्षेप में चर्चा कीजिए, साथ ही इस योजना से जुड़े लाभों और सरोकारों को भी गिनाइए। क्या आप सहमत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ उपबंध इस योजना के संदर्भ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में बाधा हैं? तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।